हेलो एवरीवन, मेरा नाम करणंस है। हम करेंगे सेक्शन बी सैम्पल पेपर का, साइंस का, क्लास 10th। हम कर रहे थे, हमने क्वेश्चन 20 तक देख लिए हैं सेक्शन ए की। अब सेक्शन बी से करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 to 26। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये, एंड ईच क्वेश्चन कंसिस्ट 2 मार्क्स। हम क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम इसमें और पार्ट भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है आप देख लीजिए, 26 इसमें क्वेश्चन है और उसके बाद सेक्शन सी है। तो हम ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। ल्यूट HCl है हमारे पास, उसमें जिंक ग्रैन्यूल्स हमने डाले हैं। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि आप प्रूव कैसे करोगे कि ये केमिकल चेंज है। जब भी आप पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन कौन सा है। पहले आप जब पेपर दोगे तो इसमें आपको रिएक्शन लिख के आना। आपको पता है HCl एक एसिड है। एसिड में जब भी आप मेटल डालोगे, जिंक ग्रैन्यूल्स क्या है, जिंक क्या है, मेटल है। ग्रैन्यूल्स मतलब उसके छोटे छोटे पीसेस। जैसे आप जिंक ग्रैन्यूल्स डालोगे HCl में, जिंक रिएक्ट करेगा HCl के साथ और क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड बनाएगा, ZnCl2। और क्या, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या होगा, एसिड मेटल में मेटल के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे, हमारे पास एक सोल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी। अब इन्होंने पूछा है कि हाउ यू विल प्रूव केमिकल चेंज हैज़ टेकन प्लेस। 2 आर्ग्यूमेंट्स देने हैं इन्हें। तो आपसे हमें समझना पड़ेगा केमिकल चेंज क्या होता है। तो केमिकल चेंज समझने के लिए हमें पहले केमिकल रिएक्शन को समझना पड़ेगा। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है जब भी केमिकल चेंज होगा हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। तो केमिकल चेंज होगा तो हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। अब केमिकल चेंज कैसे पता लगता है, तो केमिकल चेंज हमें पहले लगता है चेंज इन टेम्परेचर। अगर रिएक्शन में ड्यूरिंग द रिएक्शन देयर इज ए चेंज इन टेम्परेचर तो हम कह सकते हैं कि केमिकल चेंज हो रहा है। दूसरा, चेंज इन कलर जब होगा, अगर कलर में चेंज आ रहा है तब भी हम क्या लिखेंगे कि देयर इज ए केमिकल चेंज एंड दस देयर इज ए केमिकल रिएक्शन taking place. Third, we can say there is change in the state of the substances used in the reaction. Change in the state. Fourth, evolution of gas. अगर गैस का एवोल्यूशन हो रहा है तो तब भी हम क्या कहेंगे, एवोल्यूशन ऑफ गैस जब होगा, एवोल्यूशन ऑफ गैस, तब भी हम क्या कहेंगे कि देयर इज ए केमिकल रिएक्शन। नाउ बैक टू दिस रिएक्शन। अगर हम देखें HCl जो है जब जिंक मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या हो रहा है, हमारा जिंक क्लोराइड बन रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो रही है। और इसी में हम अगर इसे बैलेंस करके लिखें तो 2 यहाँ पर आएगा। बैलेंसिंग क्यों चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमें सेटिस्फाई करवाना होता है। सेटिस्फाई कराना होता है विच स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान हम ना तो मास को बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसलिए जितना रिएक्टेंट में हमने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं उनका मास इक्वल होना चाहिए जितना हमारे पास प्रोडक्ट बना है। जितना हमने रिएक्टेंट में प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं उनका मास का सम इज इक्वल टू जितना अपने प्रोडक्ट में हमें मिला है उनका मास इक्वल होना चाहिए। और वो कब इक्वल होगा, जब हम नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड बैलेंस करेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस किया है। अब उन्होंने पूछा है कि अपनी आर्ग्यूमेंट मतलब ये केमिकल चेंज है, पहले तो हमने प्रूव कर दिया रिएक्शन लिखे कि ये केमिकल चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है, आप ये भी लिख सकते हैं। एक तो ये सीधा रिएक्शन बुक में दिया हुआ है, अगर आप इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, ये जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो जिंक क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को। डिस्प्लेस करके क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी बिकॉज जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। उसके बाद केमिकल चेंज कैसे हो गया, क्योंकि ये तो एक्टिविटी हुई है तो वो रिएक्शन कर देगा। अब बताना कि केमिकल चेंज कैसे हुआ, तो केमिकल चेंज कब होगा, जब देयर इज ए चेंज इन टेम्परेचर तो एंड देयर इज ए चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट और एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो एवोल्यूशन ऑफ गैस तो हमें दिख रहा है कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो एक आप लिख सकते हो ये। फिर चेंज इन स्टेट लिखना है तो आपको पता है जो HCl होगा वो एक्वस स्टेट में होगा, डिजोल्व स्टेट में होगा। जिंक जो होगा वो सॉलिड स्टेट में होगा, जिंक क्लोराइड जो होगा वो सॉलिड स्टेट में होगा और हाइड्रोजन होगा गैसियस स्टेट में। तो देयर इज अ चेंज इन स्टेट ऑल्सो। सो एंड देन चेंज इन कलर, तो चेंज इन कलर भी होगा यहाँ पर। जिंक जो होगा वो सिल्वरी ग्रे होगा और जैसे हम एसिड डालेंगे वो थोड़ा ब्लैक हो जाएगा। तो देयर इज अ चेंज इन कलर ऑल्सो, चेंज इन स्टेट ऑल्सो, नाउ चेंज इन टेम्परेचर ऑल्सो। ऑल दिस पॉइंट्स यू कैन राइट इन योर आंसर शीट to spot your response that this there is a chemical change taking place here. Second, 22nd question, state the post fertilization changes that lead to fruit formation in plant. zygote होगा वो डिवाइड होगा several times to form embryo within the ovule. उसके बाद क्या होगा, अगला पॉइंट, ओव्यूल जो होगा हमारा टफ कोट डेवलप करेगा और ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू सीड। जो ओव्यूल होगा वो सीड बन जाएगा और जो हमारी ओवरी होगी वो क्या बन जाएगी, फ्रूट बन जाएगा। और जो पेटल्स
सेपल, स्टेमिन, स्टाइल, स्टिग्मा, वो सब क्या होगा, श्रिवल हो जाएगा, फॉल ऑफ हो जाएगा, मतलब वो झड़ जाएगा। ठीक है, याद कर लेना कि ओव्यूल जो बनेगा वो सीड बनेगा और ओवरी जो बनेगा वो फ्रूट बनेगा। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है कि विच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कन्वर्टेड इनटू सीड आफ्टर ड्यूरिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन, तो वो ओव्यूल बनेगा। ठीक है, तो फ्रूट कौन सा पार्ट बनता है, ओवरी बनता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इन ह्यूमन बॉडी, नेम द ऑर्गन दैट स्टोर्स एंड रिलीज द यूरिन। यूरिन क्यों बनता है, क्या पर्पस है उसका, तो यूरिन बनता है क्योंकि हमारी ब्लड में जो होता है नाइट्रोजीनियस फेस प्रोडक्ट होता है, जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड, इन्हें ब्लड से निकालने के लिए हमारी बॉडी में किडनीज ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाती है। अब कौन कौन सा ऑर्गन स्टोर करता है और रिलीज़ करता है, पहला जो ऑर्गन स्टोर करता है वो यूरिनरी ब्लैडर होता है, और जो ऑर्गन रिलीज़ करता है वो क्या होता है, यूरेथ्रा होता है। इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाई डू आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स वेयरएज वेन्स हैव वेल्व्स। तो वेन्स के वेल्व्स क्यों होते हैं, वेल्व्स मतलब यहाँ पर ऐसे ऐसे बंद करने के लिए लगा होगा। ठीक है, मतलब बैक फ्लो रोकने के लिए लगा होगा। जैसे हमारे पास ये अगर हम कंसिडर करें, हमारे पास एक वेन है, तो यहाँ पर क्या लगा होगा, वेल्व्स लगे होंगे, कि जब ब्लड यहाँ से जाएगा तो वो बैक फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो को सपोर्ट करने के लिए ब्लड के यहाँ पर वेल्व्स लगे होते हैं। अब समझते हैं कि हो क्या है, जब भी हमारे लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाता है तो वो क्या होता है, लो प्रेशर पे होता है, वो क्या होता है, लो प्रेशर पे होता है। अब हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो वो क्या होता है, हाई प्रेशर में होता है, और इसीलिए आर्टरीज वो हाई प्रेशर बियर कर पाए, इसीलिए आर्टरीज थिक और इलास्टिक होती है। उसके बाद जो वेन्स होती हैं उनमें वेल्स होता है, वेन्स अभी बताए, ताकि वो क्या करें, बैक फ्लो ब्लड का रोक पाए, क्योंकि ब्लड को दोबारा से हार्ट में जाना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, फिर वो पंप करेगा और उसे कहाँ जाना है, लंग्स के पास जाना है प्योरीफाई होने के लिए। वेन्स की क्या होते हैं, वेल्स होते हैं, और आर्टरीज जो होती हैं वो थिक और इलास्टिक होती है, क्योंकि उन्हें हाई प्रेशर झेलना होता है ब्लड के। ठीक है, तो यही आंसर है, द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम हार्ट अंडर हाई प्रेशर। जो ब्लड हार्ट से इमर्ज होता है वो हाई प्रेशर पे होता है, फ्लो थ्रू द आर्टरीज। तो टू बियर दिस प्रेशर आर्टरीज हैव टू थिक एंड इलास्टिक वॉल्स। अब यहीं पर लिखा है वीन्स के वेल्व्स क्यों होते हैं, ताकि वो इंश्योर करें वन ट्रैक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड। अगला क्वेश्चन, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये क्वेश्चन आया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना दिया हुआ है हमें, और हमने दिया है कि पहले एक केस में क्या हो रहा है कि जो लाइट है ट्रैवल कर रही है ए टू बी, पहले लाइट ट्रैवल कर रही है ए टू बी, उसके बाद क्या हो रहा है, लाइट ट्रैवल कर रही है ए टू बी, और उसके बाद बी टू सी ट्रैवल कर रही है, और हमें क्वेश्चन पूछा है और उसका आंसर देना है। तो हमें पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझना पड़ेगा होता क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रेशियो किसका, स्पीड ऑफ लाइट, और यहाँ पर भी किसकी होती है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट किसकी, स्पीड ऑफ लाइट तो है किसकी, स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट किसकी, ऊपर जो आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर में, और यहाँ पर क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इन दोनों की रेशियो को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मैंने ये बाद में क्यों लिखा, इसके पीछे एक रीज़न है। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज यूनिट्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होती है यूनिट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट रेशियो स्पीड ऑफ लाइट, तो क्या आएगी, नो यूनिट आएगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग देयर इज नो यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नो यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि हमें पता है स्पीड क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर ऊपर भी मीटर पर सेकेंड है, और नीचे भी स्पीड की बात करेंगे तो मीटर पर सेकेंड में जाएगी। ठीक है, तो ये यूनिट्स के आपस में कट जाएगी, तो देयर इज़ नो यूनिट। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक क्वेश्चन हमने और कर लिया कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देयर इज नो यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्पीड ऑफ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर एयर ना हो तो दोनों मीडियम ही रखे हो तो हमारे पास क्या होगा, तो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, जो भी हमें चाहिए होगा उसके हिसाब से हम कर लेंगे। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन पूछा ए टू बी जा रहा है और बी टू ए जा रहा है, तो इसके लिए हमें
ऑप्टिकल ऑप्टिकल डेंसर ऑप्टिकल डेंसर मीडियम और ऑप्टिकली रेयर मीडियम के बारे में पता होना चाहिए। अब ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या होते हैं? इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मास डेंसिटी। मास डेंसिटी डिफरेंट होता है ये। अब होता क्या है, लाइट जब ट्रैवल करती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है। जैसे एयर से जब वो मीडियम में जाएगी तो उसकी वो थोड़ा सा बेंड करेगी, फिर जब वो मीडियम से एयर में जाएगी तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, अगर ये हमारा नॉर्मल है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि एक मीडियम क्या है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, और दूसरा क्या, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ये वाला एयर जो है ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, ये ग्लास स्लैब है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। अगेन एयर में जाएगा तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम हो जाएगा। तो हमें इसमें एक याद करना है क्या, आपको बस एक याद रखना है, एक डेंसर मीडियम होगा, एक रेयर मीडियम होगा और एक नॉर्मल होगा। इसी तरह एक रेयर मीडियम होगा, एक डेंसर मीडियम होगा, एक नॉर्मल होगा। अब आपको पता है लाइट क्या होगी, जब भी डेंसर से रेयर मीडियम जाएगी, ये हमारा डेंसर मीडियम है ये वाला, अब वो रेयर मीडियम में जा रही है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है, तो क्या क्या DRA। और जैसे ही हमारा रेयर मीडियम ये वाले मीडियम से हमारे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाएगी तो हमारी लाइट क्या होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड करेगी, तो RDT। बस यही फ़र्क याद रखना है, और ये याद रखना है कि जब D आएगा तो A आएगा और R आएगा तो T आएगा। ठीक है। डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जब भी लाइट ट्रेवल करेगी तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल ट्रेवल करेगी। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम कैसे पता लगाएंगे कि वो रेयर मीडियम है और डेंसर मीडियम है? जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कम होगा तो वो क्या होगा, रेयर मीडियम, और जब भी हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, डेंसर मीडियम। अब कंपैरिजन इन दोनों का चल रहा है तो इन दोनों के हिसाब से ही बताएंगे। जब हमारा B और C का चलेगा तो ये हमारा डेंसर मीडियम रहेगा और ये हमारा रेयर मीडियम ही रहेगा। लेकिन अगर हम इसी तरह A और इसकी बात करें C की, तो जो हमारा A होगा वो हमारा क्या होगा, डेंसर मीडियम, और ये जो हमारा R होगा C होगा, ये क्या होगा, हमारा रेयर मीडियम। ऐसा क्यों? क्योंकि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो डेंसर मीडियम होगा और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो हमारा रेयर मीडियम होगा। अब पहले इन्होंने बोला है कि लाइट ऑफ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग कर रही है A टू B जा रही है, मतलब रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है। रेयर टू डेंसर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो बैंड करती है टुवर्ड्स नॉर्मल। रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल, तो यही पूछा है कि इन दोनों केसेस में द रिफ्रैक्टिव रे बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल की तरफ कौन जाएगा, जब हमारा नॉर्मल टू डेंसर जाएगा, और जो हमारा B टू C जाएगा वो डेंसर टू रेयर है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। इसलिए इसका आंसर आएगा A टू B वाले केस में क्या होगा, हमारी लाइट जो होगी A टू B वाले केस में क्या होगा, हमारी लाइट जो होगी रेयर टू डेंसर जाके टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, बैंड करेगी। अब इन दोनों केसेस में स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज किस में होगी, इन द सेकंड मीडियम, मतलब फर्स्ट मीडियम से जब सेकंड मीडियम में आएगी तो स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज किस में होगी। अब मैंने आपको बताया कि जब भी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जब लाइट ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। ठीक है, तो किस में इंक्रीज होगी, ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयर। तो मतलब इसमें इस मीडियम में स्पीड क्या होगी, इंक्रीज, और इसमें स्पीड क्या होगी, डिक्रीज। ठीक है, कट का मतलब है डिक्रीज और राइट का मतलब है इंक्रीज। तो हमें क्या इंक्रीज बताना है, इंक्रीज किस में होगी, ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयर। तो ऑप्टिकली डेंसर से जब ऑप्टिकली रेयर जाएगी, यहाँ तो A टू C जा रही है, मतलब रेयर टू डेंसर, तो ये वाला केस नहीं आएगा, ये वाला आएगा जिसमें B टू C जाएगी। B टू C में क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज हो जाएगी एंड इट विल, अगर पूछ लेते किस नॉर्मल की तरफ बैंड होगी कि अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। अब B टू C में क्या हो रहा है, डेंसर टू रेयर जा रहा है, इसलिए क्या होगा, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। सेकेंड, अगले क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है R, उसे 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया और इन फिर तीनों पार्ट्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो हमें बताना है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस है वो R1 है, तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ R1 टू R, जो ओरिजिनल हमारा रेजिस्टेंस था। ये हमारा रेजिस्टेंस ओरिजिनल था, इसे कट कर दिया 3 इक्वल पार्ट्स में, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा एंड ईच पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा वो R/3 और R/3 हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। अब उन्होंने पूछा उसे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है,
तो पैरेलल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/RP, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इसका सम निकालना होता है। तो यहाँ पर क्या है, R/3 प्लस 1/R/3 प्लस 1/R/3। अब आपको पता है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है, तो इसलिए 3 सबका ऊपर चले जाएगा। तो 1/RP इज इक्वल टू 3/R प्लस 3/R प्लस 3/R। और इन सब में R कॉमन है, तो डिनोमिनेटर में R कॉमन ले लेंगे और ऊपर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे इन सब थ्रीस को। जब इन सब थ्रीस को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 9। तो ये क्या आ जाएगा, 9/R इज इक्वल टू 1/RP। तो अब रेशो पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इनका रेसिप्रोकल करेंगे। RP इज इक्वल टू, मतलब रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि हमें ओरिजिनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो वो आ जाएगा R/9। तो जो हमारा पैरेलल में रेजिस्टेंस होगा उसका रेजिस्टेंस क्या आएगा, ओरिजिनल वाले के 1/9 टाइम्स होगा। तो अब इनकी रेशो निकालनी है, तो हमें पता है RP/R इज इक्वल टू 1/9। तो जो हमारा रेशो आएगा RP/R, वो क्या आएगा, 1/R। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इमेज में दी हुई है, रेफर टू द इमेज बिलो, स्टेट हाउ मैग्नेटिक फील्ड pattern indicates region where the magnetic field is stronger outside the magnet. What happens to the magnetic field if the direction of the current is reversed? दो क्वेश्चन, एक मतलब एक नंबर इसका होगा, एक नंबर इसका होगा। पहला मैग्नेटिक रीजन, व्हाट हैपेंस टू दिस मैग्नेटिक लाइंस। इसमें पूछा गया कि जैसे जैसे हम इससे मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन से दूर होते जाएंगे तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से उनका क्या होगा, तो ये क्या होगा, इनकी डेंसिटी कम होती जाएगी, मतलब ये लेस डेंसर होती जाएगी। तो हमारा आंसर भी ऐसा बनेगा, नियर द पोल्स डेंसिटी क्या होगी, हायर। जो पोल्स होंगे मैग्नेटिक फील्ड के, नियर द पोल्स मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो हायर होगा। मैग्नेटिक फील्ड MF लिख रहा हूँ, पूरा लिखना, मैग्नेटिक फील्ड हायर। और एज वी मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होता जाएगा, लेसर होता जाएगा एज कम्पेयर टू दिस। या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। और वही क्या इंडिकेट करता है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट करता है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी जाए तो क्या होगा। एज द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, सो क्या, एज द डायरेक्शन ऑफ करंट is reversed, the magnetic field will also reverse। 26 क्वेश्चन और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम करेंगे सेक्शन सी अगली वीडियो में। अब इन्होंने पूछा है कि एक लीफ है, ये कौन सा है, फूड चेन बनाई हुई है, लीफ को कौन खाएगा, कैटरपिलर को कौन खाएगा, कैमिलियन, उसको स्नेक, और स्नेक को मंगूस खा लेगा। अब हमें बताना है कि एनर्जी जो थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे वो 100 जूल्स है। तो हमारा ट्रॉपिक लेवल, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ये हमारा सेकंड ट्रॉपिक लेवल है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड। तो यहाँ पर हमें बताया 100 जूल जो है हमारी एनर्जी है। तो बताना है कि जो प्रोड्यूसर लेवल है उस पर एनर्जी कितनी होगी और एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें पता है कि ईच लेवल में 10% ऑफ द एनर्जी मिलता है। अगर मैं इसकी एनर्जी क्या मान रहा हूँ, इसकी एनर्जी मैं x मान रहा हूँ, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, 10% ऑफ x जो कि आएगी y। और अगर ये इसे खा रहा है तो इसके पास क्या होगी, 10% ऑफ y। अब हमें दिया हुआ है 10% ऑफ y इज़ 100 जूल्स। तो अगर 10% ऑफ y इज़ 100 जूल्स, तो हमें पता है y क्या आएगा, 10 डिवाइड बाई 10 इंटू 100, 1 0 कट, तो y हमारा क्या आ जाएगा, 1000 जूल्स। अब y की वैल्यू आ जाएगी तो इसी तरह हम किसकी निकालेंगे, x की, क्योंकि x में कितना है, 10% ऑफ x क्या है, वो y है, y हमारा कितना है, 1000 जूल्स। तो हम x निकालेंगे, x क्या आ जाएगा, 1000। यहाँ पर नीचे 100 होता है, अगर परसेंटेज को हटाएंगे तो वो 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे ये जो 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई वो डिवाइड में चला जाएगा, 0 से 0 कट गया,
100 इंटू 100 एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10,000। तो जो हमारा प्रोड्यूसर लेवल पे जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी 10,000 जूल्स होगी। Is it possible to have two more tropic levels in this food chain just before the fourth tropic level justifies your answer? तो आएगा नो, बिकॉज हमारे पास थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी कितनी है 100 जूल, ठीक है। और अगर इसी को देखें तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी एनर्जी 10 जूल, और अगर इधर जाए तो इसका आंसर को जस्टिफाई करने के लिए आप लिख सकते हो बुक में से आपको आंसर दिया इसका, बुक में क्या इसका आंसर दिया हो, इसका आंसर दिया हो बुक में ये वाला लाइन पेज नंबर 258 में इसका आंसर है कि सिंस, यहाँ से सिंस ये वाला पॉइंट, सिंस सो लिटल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर फूड चेन्स जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 or 4 steps. The loss of energy at each step is so great that very little usable energy remains after 4 tropic levels. तो जनरली 3 या 4 स्टेप्स की हमारी क्या होती है फूड चैन बनी होती है, अगर उससे ज़्यादा होगी बन नहीं सकती क्योंकि एनर्जी अगले लेवल के लिए बहुत मतलब कम बचती है। तो ये आपको लिख के आना है। आशा कर सकते हैं समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।